नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और आज इस लेक्चर में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा वियतनाम में मिले कोविड-19 के एक हाइब्रिड स्ट्रेन के बारे में। इस हाइब्रिड स्ट्रेन का मतलब क्या है, किस तरह से ये डेवलप हुआ और इससे क्या चुनौतियां हमारे सामने आ सकती हैं, इन्हीं सभी पॉइंट्स को हम आज डिस्कस करेंगे। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं अनअकैडमी ऐप पर, जहां पर मेरे स्पेशल क्लासेस या फिर प्लस कोर्स के अपडेट्स आपको प्राप्त हो जाएंगी, तो आप मुझे इस आईडी पर वहां फॉलो कर सकते हैं। अन्य सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर महिपाल राठौड़ मेरा हैंडल है और आपको इस लेक्चर का पीडीएफ pathfinder_UPSC टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। इस वक्त अनअकैडमी के कोर्सेज पर एक 4-in-1 ऑफर चल रहा है, जिसकी ज्यादा जानकारी मैं आपको लेक्चर के अंत में देने वाला हूं। तो वियतनाम के उत्तरी क्षेत्रों में एक नया हाइब्रिड वेरिएंट मिला है। हाइब्रिड का मतलब होता है किसी दो चीजों से मिलकर बनने वाली चीज। 2 दिन पहले वियतनाम के हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर नुयन थान लोंग ने यह अनाउंस किया कि हमारे देश में यानी वियतनाम में एक ऐसा हाइब्रिड वेरिएंट मिला है जिसमें 2 अलग अलग वेरिएंट्स के जेनेटिक मटेरियल देखने को मिले हैं। तो ये दोनों वेरिएंट कौन से हैं? जो भारत में सबसे कॉमन वेरिएंट है इस वक्त B1617 और दूसरा जो यूके में पाया गया था B117 वेरिएंट। तो इन दोनों का मिक्सचर इस हाइब्रिड वेरिएंट में देखने को मिला है। तो वियतनाम के जो साइंटिस्ट हैं वो इसके जेनेटिक मेकअप को एग्जामिन कर रहे हैं और उन्हें ये नया वेरिएंट अपने बढ़ते हुए केसेस में मिला है। लेबोरेटरी टेस्ट्स के अनुसार ये सजेस्ट किया जा रहा है कि ये वाला जो वेरिएंट है ये हवा के माध्यम से थोड़ा तेजी से स्प्रेड हो सकता है कंपेयर टू दी अदर वेरिएंट्स ऑफ दिस वायरस। अब कोरोना वायरस के ये वेरिएंट्स बनते कैसे हैं? देखिए, SARS-CoV-2 वायरस, जो कि कोरोना वायरस का ऑफिशियल नाम है, ये हमारे सेल के यानी कि इंसानों के शरीर के सेल को हाईजैक कर लेता है, उसके रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हाईजैक कर लेता है और अपने कॉपी या अपने रेप्लिकास बनाना शुरू कर देता है। यानी कि अपने आप को मल्टीप्लाई करने के लिए वो इंसान के शरीर के सेल को इस्तेमाल करता है। तो यहां पर जब वो अपनी कॉपीज बनाता है तो उस समय वो मल्टीपल कॉपीज बनती हैं, एक से कई सारे वायरस बनते हैं और ये वायरसेस दूसरे सेल तक पहुंच जाते हैं और इसी से तेजी से वायरस हमारे शरीर में फैलता है। अब जब ये कॉपी होने का प्रोसेस चल रहा होता है तो इसमें कई बार गलतियां हो जाती है, छोटी छोटी गलतियां होती है, कॉपी एरर हो जाते हैं, जिसको हम आमतौर पर कहते हैं टाइपोस। जैसे कि आप कोई मैसेज टाइप कर रहे हैं और कोई शब्द गलत टाइप हो गया, उसी प्रकार की गलतियां इस रेप्लिकेशन प्रोसेस में भी होती हैं और इनको साइंस में कहा जाता है म्यूटेशन। आमतौर पर म्यूटेशंस सेल के लिए या इस वायरस के लिए कोई काम के नहीं होते हैं, दे आर यूजलेस फॉर द वायरस। लेकिन कभी कभी कोई लाखों में एक ऐसा म्यूटेशन हो जाता है जो इस वायरस को शक्तिशाली बना देता है, इसको एंटीबॉडीज के विरुद्ध थोड़ा सा स्ट्रांग बना देता है, इसके फैलने की, इसकी संक्रमण की जो ताकत है उसको बढ़ा देता है और उस समय ये वेरिएशन हमारे लिए खतरनाक हो जाते हैं, हम यानी कि इंसानों के लिए। तो कई बार जो ये म्यूटेशन है ये नए वेरिएंट्स को जन्म देते हैं और ये वाले जो नए वेरिएंट्स हैं इनको वेरिएंट्स ऑफ कंसर्न तब कहा जाता है जब हमारे लिए ये चिंताजनक हो। वेरिएंट्स तो दुनिया भर के होते हैं, कई हजारों वेरिएंट्स इसके अभी तक कोरोना वायरस के बन चुके हैं, लेकिन दुनिया में उन्हीं वेरिएंट्स को वेरिएंट ऑफ कंसर्न कहा जाता है, यानी कि इनके लिए हमें चिंता करनी चाहिए, जो WHO कहता है कि ज्यादा तेजी से फैल सकते हैं और जो पुराने SARS-CoV-2 ओरिजिनल SARS-CoV-2 से ज्यादा खतरनाक हैं। तो इनमें क्या क्वालिटीज होती है? या तो इनकी संक्रमण दर ज्यादा हो, इंक्रीज ट्रांसमिशन, तेजी से एक से दूसरे में फैलें। दूसरा, शरीर की जो एंटीबॉडीज हैं वो इन पर काम थोड़ी कम करेंगी। और तीसरा, साधारण वायरस के मुकाबले ये बीमारी को काफी सीवियर फॉर्म में शरीर में लेकर आता है। यानी कि अगर एक आम कोरोना वायरस से इन्फेक्शन हुआ तो हो सकता है कि आप घर पर ही ठीक हो जाए, लेकिन इन वेरिएंट से अगर आप बीमार होते हैं तो हो सकता है आपको हॉस्पिटल जाना पड़े, आपको वेंटिलेटर पे भी जाने की आवश्यकता पड़ सकती है प्रोबेबली। तो इस तरह की जब कंडीशंस होती है तो उन्हें WHO कहता है वेरिएंट्स ऑफ कंसर्न। तो म्यूटेशन तक तो बात ठीक थी, लेकिन अब ये हाइब्रिड का क्या मतलब है? क्या 2 अलग अलग म्यूटेशन वाले कोरोना वायरसेस अपने जेनेटिक मटीरियल को मिक्स कर सकते हैं? तो इसका जवाब है कि हाँ, ये पॉसिबल है। कोरोना वायरसेस फैमिली के अंदर ये एक कॉमन एबिलिटी होती है कि 2 वायरस अपना जेनेटिक मटेरियल इंटरचेंज कर लेते हैं, उसे हम कहते हैं रिकॉम्बिनेशन। यानी कि ये एक कोरोना वायरस है, ठीक है, सोच लेना, बस बना रहा हूं ऐसे ही, और ये वाला दूसरा है, तो ये अपने जेनेटिक मटेरियल को आपस में एक्सचेंज कर सकते हैं और इससे दोनों का जेनेटिक मटेरियल कंबाइन हो जाएगा, रिकंबाइन हो जाएगा, इसीलिए इसको रिकॉम्बिनेशन कहा जाता है। ये प्रोबेबली सभी इन्फेक्टेड लोगों में होता है, लेकिन जब 2 अलग अलग वेरिएंट किसी एक ही व्यक्ति को इन्फेक्ट कर रहे हैं, उसके अंदर अगर ये रिकॉम्बिनेशन हो जाए तो ये खतरनाक हो गया और ऐसे में ये हाइब्रिड जन्म लेते हैं। ठीक है, ज्यादातर बार ये रिकॉम्बिनेशन कोई चेंजेस नहीं लेकर आता है, इट इज अनरिमार्केबल, उसको हमें पता भी नहीं चलेगा हमें कि ये एक्सचेंज हुआ है क्योंकि उसकी स्टडी नहीं होती। लेकिन कई बार ये वाला जो इंटरचेंज है ये उन लोगों में हो जाता है जिनमें 2 अलग अलग प्रकार के वेरिएंट्स इन्फेक्ट कर चुके हैं। तो मान लो किसी एक व्यक्ति को
जो ब्रिटेन में पाया जाने वाला कॉमन वेरिएंट है वो इन्फेक्ट कर रहा है, और साथ ही साथ जो भारत में पाया जाने वाला वेरिएंट है वो भी इन्फेक्ट कर रहा है। उन दोनों के बीच में अगर जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज हो गया और वो वाला जो वायरस है वो मल्टीप्लाई होता गया, एक से दूसरे लोग में फैलता गया, तो फिर वो एक अलग स्ट्रेन बना देता है, और इसी को कहा जा रहा है अब हाइब्रिड स्ट्रेन। और ये कंडीशन थोड़ी सी रिस्की हो सकती है, और जितना कम्युनिटी ट्रांसमिशन ज्यादा होगा उतना जल्दी इन वेरिएंट्स को फैलने का मौका मिलेगा। इस प्रकार के रिकॉम्बिनेशन इवेंट्स पहले भी देखे जा चुके हैं यूके में, इस पर कुछ पेपर्स भी पब्लिश हुए थे, तो ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हुआ है। रिकॉम्बिनेंट SARS-CoV-2 जीनोम जो हैं वो देखे गए हैं, और उनमें भी वो वाला जीनोम था जो B117 यानी यूके में जो पाया जाने वाला वेरिएंट है वो देखा गया था। तो ज़्यादातर इस प्रकार के इवेंट्स की कोई क्लिनिकल सिग्निफिकेंस नहीं होती, लेकिन कभी कभी वो अपने आप को ज़्यादा ट्रांसमिसेबल बना देता है या विरुलेंट बना देता है, इंसानों के लिए ज़्यादा खतरनाक बना देता है। तो ऐसे में ये स्ट्रेन हमारे लिए बहुत डेंजरस हो जाते हैं, और इसीलिए जल्द से जल्द ओवरऑल वायरस के ट्रांसमिशन को रोकने की आवश्यकता है, इस चेन को तोड़ने की आवश्यकता है, और लोगों को वैक्सीनेट करने की आवश्यकता है, ताकि ये नए नए वेरिएंट्स बनने का मौका ही ना मिले। अब अभी तक हमारी यानी कि इंसानों की किस्मत अच्छी है कि जितने भी मेजर वेरिएंट्स हैं उनके खिलाफ वैक्सीन काम करती है, लेकिन अगर आप ट्रांसमिसिबिलिटी देखोगे यानी कि संक्रमण एक से दूसरे व्यक्ति में कितनी तेजी से होता है, तो आप देखोगे कि ये काफ़ी तेजी से होता है। जैसे B117 वाला वेरिएंट है, ये काफ़ी ज़्यादा तेजी से संक्रमण फैलाता है। 351 भी थोड़ा तेजी से होता है, साउथ अफ्रीका वाला जो वेरिएंट है। 61712 जो डबल म्यूटेंट वेरिएंट है उसकी आप देखो संक्रमण दर कितनी ज़्यादा है, यहाँ पर 4 प्लस लगे हुए हैं, मतलब हर प्लस का मतलब है कि संक्रमण नॉर्मल SARS-CoV-2 से ज़्यादा है। और इम्यून इवेजिवनेस यानी कि शरीर के अंदर वो एंटीबॉडीज से बच पा रहा है, तो यहाँ पर आप साउथ अफ्रीका वाला देखो, इसकी इम्यून इवेजिवनेस काफ़ी ज़्यादा है। अब अगर यहाँ पर ये भी होता और ये भी ज़्यादा होता तो बहुत बुरी हालत हो सकती थी, लेकिन किस्मत से संक्रमण इसकी दर थोड़ी कम है और इम्यून इवेजिवनेस ज़्यादा है। तो ये जो इंडिया में जो अभी वेरिएंट फैल रहा है सेकेंड वेव के दौरान, वो ये वाला ज़्यादा फैला था, इसी कारण सेकेंड वेव थोड़ी ज़्यादा खतरनाक थी, बड़े स्तर पर हुई थी, लेकिन सभी के प्रति वैक्सीन इफेक्टिव है, ये बात अभी अच्छी है। अब बात करते हैं वियतनाम की। तो वियतनाम पिछले साल से SARS-CoV-2 को कंट्रोल करने में काफ़ी सफल रहा है। आप देखो वहाँ पर मैक्सिमम केस 40-50 ही आए हैं एक दिन में, इससे ज़्यादा केसेस ही नहीं आए। अब जाकर वहाँ पर 150-200 केसेस आने शुरू हुए हैं पिछले एक महीने में, और अब जाकर वहाँ टोटल केसेस की संख्या 6700 ही पहुंची है। अभी तक भी वहाँ 7000 केसेस भी नहीं आए। तो वियतनाम वॉज वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल कंट्रीज इन द वर्ल्ड जिसने दुनिया में SARS-CoV-2 वायरस को, कोविड को कंट्रोल किया था। और वियतनाम की आबादी लगभग 10 करोड़ है, छोटा देश भी नहीं है वियतनाम, अच्छा खासा बड़ा है। 10 करोड़ की आबादी में केवल 7000 के अंदर केसेस आए हैं। ठीक है, मान लो सरकार ने कुछ रजिस्टर नहीं भी किए हो तो भी कितने होंगे, अगर इसके 10 गुना भी मान लो तो भी 70,000 केसेस टोटल अभी तक सवा साल में आए हैं, और 47 लोगों की यहाँ पर मृत्यु हुई है। तो जो सबसे बड़ा स्पाइक देखा गया है वो अभी अप्रैल और मई के महीनों में देखा गया है, जो आपको यहाँ पर नजर आ रहा है। और जब ये स्पाइक आया तो वहां पर जीनोम स्टडीज करी गई वायरस की, और तब उन्हें पता चला कि एक हाइब्रिड वेरिएंट बनकर आ चुका है। अब ऐसा भी नहीं है कि वियतनाम में पहले कोई दूसरा वेरिएंट नहीं देखा गया है, ऑलरेडी वियतनाम में 7 वेरिएंट्स देखे जा चुके हैं। ये वाले जो आपको सारे दिख रहे हैं, इनमें सबसे कॉमन जो है ये ब्रिटेन वाला, ये साउथ अफ्रीका वाला, और ये जो भारत वाला था, ये सारे वेरिएंट्स वहां पर पहले देखे जा चुके हैं। लेकिन अब इस बार जो नया वेरिएंट मिला है वो हाइब्रिड है, जिसके अंदर ब्रिटिश और इंडिया में पाए जाने वाले वेरिएंट्स का रिकॉम्बिनेशन देखा गया है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है इसने वेरिएंट ऑफ कंसर्न केवल अभी तक 4 वेरिएंट्स को बताया है, जो इंडिया, ब्रिटेन, साउथ अफ्रीका और ब्राजील में जो पाए गए थे, उन्हीं 4 को अभी वेरिएंट्स ऑफ कंसर्न कहा गया है, दूसरों को नहीं माना गया है। अब ये जो नया वेरिएंट है इसके ऊपर अभी बहुत ज़्यादा डिटेल्स वियतनाम ने शेयर करी नहीं है। इन्होंने बस इतना कहा है कि हमने एक न्यू हाइब्रिड वेरिएंट डिस्कवर किया है, और ये नहीं स्पेसिफाई किया कि कितने केसेस में ये पाया गया है, शायद इसीलिए क्योंकि उनके पास अभी ये डेटा होगा नहीं। लेकिन हाँ, उनकी जो लैब में स्टडीज़ करी उसमें ज़रूर ये पाया गया था, और इन्होंने कहा कि हम जल्द ही इसके बारे में ज़्यादा जानकारी देंगे, और वर्ल्ड मैप ऑफ जेनेटिक स्ट्रेन्स जो साइंटिस्ट की कम्युनिटी मिलकर तैयार कर रही है उसको भी इसकी जानकारी दी जाएगी। वियतनाम सरकार की घोषणा के अनुसार एक बात थोड़ी सी चिंताजनक है कि ये वाला जो वेरिएंट है, हाइब्रिड वेरिएंट, ये अपने आप को रेप्लिकेट यानी अपने कॉपीज काफ़ी जल्दी बना लेता है कंपेयर टू द अदर वेरिएंट्स, और शायद इसीलिए यहाँ पर केसेस काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। इस वेरिएंट में ये भी देखा गया कि जो वायरल लोड होता है गले में, थ्रोट के फ्लूइड में, वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ता है, और इसीलिए शायद वो दूसरे लोगों में तेज़ी से फैलता है, क्योंकि वो थ्रोट के माध्यम से ही तो बातचीत करते समय या खांसी या छींकते समय ये दूसरों को फैलेगा। अब यहाँ पर एक बात और याद रखिएगा कि कुछ साइंटिस्ट अभी ये कह रहे हैं कि वियतनाम जो ये हाइब्रिड वेरिएंट बता रहा है इसमें इतनी कोई चिंता की बात नहीं है, क्योंकि इस प्रकार का डिलीशन जो इस वायरस में अभी हुआ है वो पहले भी देखा जा चुका है। इन साइंटिस्ट का ये कहना है जो जीनोम स्टडीज वगैरह कर रहे हैं कि क्या होता है कि TYR144 जो है उसमें डिलीशन हो जाता है, रेकरेंट डिलीशन होता है, बार बार उसका डिलीशन होता है, और ये
यूके वाला और भारत में पाया जाने वाला दोनों ही वेरिएंट में पहले भी ये डिलीशन देखा जा चुका है। होता ये है कि UUA वाला सेगमेंट जो है वो UAU को हटा देता है, उसको डिलीट करवा देता है। इसको पॉलीमरेज एरर कहते हैं। तो ये केवल एक डिलीशन है और इसीलिए इस वेरिएंट से ज़्यादा चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। अब चिंतित होने की आवश्यकता है या नहीं ये तो वक्त ही बताएगा, आने वाले कुछ हफ्ते बताएंगे। लेकिन हाँ, हमें इसके बारे में जानकारी ज़रूर होनी चाहिए। और साइंटिस्ट ने यह भी कहा है कि इस प्रकार के कोडोन डिलीशंस जो हैं वो स्पाइक प्रोटीन्स में पहले भी देखे जा चुके हैं और इस पर यह पेपर भी पब्लिश हुआ था। अब दुनिया भर में इन वेरिएंट्स को रोकने का तरीका क्या है? वियतनाम हो या कोई भी और देश हो, सभी जगह एक ही उपाय है, संक्रमण की चेन को रोका जाए, इन वेरिएंट्स को बनने ही ना दिया जाए। वायरस के अंदर आप म्यूटेशन होने का मौका ही मत दो उसको। जितना जल्दी हो सके संक्रमण की चेन को रोको और अपनी आबादी को वैक्सीनेट करो। तो वियतनाम की आबादी लगभग 10 करोड़ है, 98 मिलियन, 9.8 करोड़ कुछ हो जाएगा। तो इस 10 करोड़ की आबादी में टीके लगने हैं, अभी चल रहे हैं। अभी सारे लोगों को टीके वहाँ पर भी नहीं लगे हैं, उनका वैक्सीनेशन रेट इतना अच्छा नहीं है। तो वियतनाम की जो सरकार है वो 10 मिलियन यानी 1 करोड़ वैक्सीन तो लेगी। कोवैक्स जो इंटरनेशनल कोएलिशन है वहाँ से 20 मिलियन ये फाइजर से ले रहे हैं, प्रोसेस में है, और 40 मिलियन रशिया की स्पुतनिक 5 वैक्सीन ये लेने वाले हैं। फिलहाल तो वहाँ की आबादी के केवल 3% लोगों को टीका लगा है, अभी काफ़ी कम है। और इनका टारगेट ये है कि 150 मिलियन टीके लग जाएं। 150 मिलियन क्यों? क्योंकि 2 डोज लगते हैं ना, तो इसलिए वो इससे ज़्यादा होगा नंबर। तो इसी के साथ ये लेक्चर आज समाप्त करते हैं। इसका PDF आप इन दोनों टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन पर अभी एक 4-in-1 ऑफर चल रहा है जिसमें आपको प्रिंटेड नोट्स फ्री मिलेंगे, अगले साल के प्रीलिम्स तक एक्सटेंडेड वैलिडिटी मिलेगी, EMI ऑप्शन मिल रहा है जिसके तहत आप कोर्सेज के लिए मंथली छोटे अमाउंट में पे कर सकते हैं, और 10% डिस्काउंट तो आपको मिलेगा अगर आप महिपाल कोड को यूज़ करते हैं सब्सक्रिप्शन परचेस करते वक्त। तो यहाँ पर आप भारत के बेस्ट टीचर्स से ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। और यहाँ पर प्लस और आइकॉनिक 2 प्रकार के सब्सक्रिप्शन है। प्लस में आपको क्लासेस मिलेंगी, उसके अलावा अनलिमिटेड एक्सेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्स, वीकली टेस्ट हैं। और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में पर्सनल गाइडेंस मिलेगी, आपको एक मेंटोर प्रोवाइड किए जाएंगे जो आपको डे टू डे गाइड करेंगे, आपकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करवाएंगे, और भी बहुत सारी फैसिलिटीज़ इसमें आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में मिलेगी। तो आपको जो प्रेफर आप करते हैं आप उस सब्सक्रिप्शन को अवेल कर सकते हैं। बस ये बात याद रखिएगा कि अगर आप ये कोड यूज़ करेंगे तो आपको ये वाली प्राइसेस पे नहीं करनी होगी। यू विल गेट अ 10% डिस्काउंट इंस्टेंटली अगर आप ये कोड यूज़ करते हैं तो। और अब सब्सक्रिप्शन ज्वाइन करने के बाद आपको सीधा बैचेस को ज्वाइन करना है। तो आपको ये सोचने की जरूरत नहीं कि मैं किससे पढ़ूँ, कहाँ पढ़ूँ, जस्ट ज्वाइन अ बैच। पूरा सिलेबस आपके बैच का कंप्लीट करवा दिया जाएगा। हर हफ्ते यहाँ पर बैचेस बनते हैं और 2 जून से ये बैचेस शुरू हो रहे हैं। हिंदी, इंग्लिश, बाइलिंगुअल सभी भाषाओं में बैचेस होते हैं। तो आपको भाषा के बारे में भी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरी भी आर्ट एंड कल्चर की क्लासेस चल रही हैं इन्हीं बैचेस में, आप इनको ज्वाइन कर सकते हैं। 3 फ्री टेस्ट सीरीज़ हैं, इनको ज्वाइन करके आप अपना प्रीलिम्स का स्कोर बढ़ा सकते हैं। टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन करते वक्त आपको केवल एक अनलॉक कोड यूज़ करना है, दैट्स इट। अनअकैडमी सिविल सर्विसेज चैंपियनशिप आ रही है 13 जून को, और इसमें अगर आप टॉप 50 रैंक ले आते हैं तो आपको देश के टॉप मोस्ट IAS और IPS ऑफिसर से पर्सनल गाइडेंस मिलेगी। और हाँ, बाकी प्राइजेस मैकबुक, iPad जैसे प्राइजेस तो हैं ही, तो ये जीत सकते हो। लेकिन ज़्यादा बढ़िया ये होगा कि टॉप 50 में रैंक लाकर आप इन लोगों से गाइडेंस पर्सनली लें। हर रविवार को कॉम्बैट होता है, कॉम्बैट में हिस्सा लेकर आप स्कॉलरशिप जीत सकते हैं। आप फ्री स्कॉलरशिप मिल जाएगी, आपको फ्री में सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा और काफ़ी डिस्काउंट भी मिल सकता है अगर आप टॉप रैंक्स लेकर आते हैं तो। और ये हर रविवार को होता है। इसको ज्वाइन करने के लिए भी बस आपको एक कोड लगाना है और आप फ्री में इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इन सभी कोर्सेज के लिए भी, इन सभी एग्जाम्स के लिए भी कोर्सेज अवेलेबल हैं। डू चेक देम आउट ऑन अनअकैडमी ऐप और अनअकैडमी वेबसाइट। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ ग्रेट डे।